नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका शहर शहर खबर खबर में। रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा की तैयारियों में जुटी है बीएसपी। संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है बीएसपी। बता दें कि 3 लेवल पर होगी संगठन की स्क्रीनिंग। प्रदेश स्तर पर कमेटियों की गठन और समीक्षा की जाएगी। जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि 3 लेवल पर संगठन की स्क्रीनिंग की जाएगी। लगातार 2024 चुनाव को लेकर मायावती सक्रिय नजर आ रही है। प्रदेश स्तर पर कमेटियों की गठन की समीक्षा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी नजर आ रही है तैयारियों में। जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर हो रही है तैयारी। लखनऊ में लोकसभा की तैयारियों में जुट चुकी है बीएसपी। लोकसभा की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है बीएसपी। मायावती के निर्देश पर लगातार संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। 3 लेवल पर होगी संगठन की स्क्रीनिंग। 3 लेवल पर संगठन की स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रदेश स्तर पर कमेटियों की गठन की होगी समीक्षा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती के निर्देश पर अब नए सिरे से गठन किया जा रहा है। जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर समीक्षा की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, लगातार तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है। संगठन को नए सिरे से तैयार कर रही है बहुजन समाज पार्टी। अब लगातार तैयारियों के बीच अब संगठन को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 लेवल पर होगी संगठन की स्क्रीनिंग। मायावती के निर्देश पर लगातार जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर कमेटियों की गठन की समीक्षा की जाएगी। तो जिला और जोन के बाद प्रदेश स्तर पर भी समीक्षा होगी। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर तैयारियां की जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के साथ मायावती के निर्देश पर अब संगठन को नए सिरे से तैयार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब नए सिरे से संगठन तैयार कर रही है मायावती के निर्देश पर। तो विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा की तैयारियों में बहुजन समाज पार्टी जुट चुकी है। संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। मायावती के निर्देश पर बताया जा रहा है कि 3 लेवल की संगठन में स्क्रीनिंग की जाएगी। तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। अब इसी के बीच संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं विवेक की तरफ। विवेक, बताया जा रहा है कि मायावती के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार से मायावती लगातार बैठक कर रही हैं और पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो ऐसा कई साल बाद ऐसा हुआ है कि जब दिल्ली में उन्होंने 2 बड़ी बैठकें की हैं। इस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में जो 2 बैठकें हुई, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मायावती ने। अब साफ तौर पर पार्टी के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया जा चुका है कि जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया का ये गठबंधन है, बसपा कहीं भी किसी प्रकार के गठबंधन का सपोर्ट नहीं करती है। मायावती ने भाजपा सहित कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और आदिवासी, गरीब, दलित इन सबके हितों की बात करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में हमेशा से ही गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलितों का उत्पीड़न हुआ है। इनके हितों को लेकर बातचीत न तो भारतीय जनता पार्टी सरकार करती है, न ही देश के अनेक अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी इनके हितों की बातचीत करने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनाव में 2 धड़े दिखाई दिए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए का नेतृत्व कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी विपक्षी पार्टियां इंडिया नाम के प्लेटफॉर्म पर एक साथ आ चुकी हैं। ऐसे में मायावती ने दिल्ली में हुई पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया कि ना तो वो एनडीए की तरफ है और ना ही वो इंडिया की तरफ है। यानी बीएसपी इस लोकसभा चुनाव में अकेले ही अपने मंजिल को तय करने में लगी हुई है। अगर बात करें 2019 की तो 10 लोकसभा सीटें बसपा के पास आई हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन था।
कहीं न कहीं उस गठबंधन से फायदा बसपा को हुआ और 10 लोकसभा के सदस्य बहुजन समाज पार्टी के चुन के आए थे। बसपा के पास इस बार बहुत बड़ा दायित्व तो रहेगा कि अपनी 10 सीटों की रक्षा करना और वोट परसेंटेज में भी काफ़ी इजाफा करना है। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी होगा उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जो मायावती के दिशा निर्देशों को कार्यकर्ताओं से लेकर जमीनी स्तर तक फॉलो करते जाएंगे और गांव चलो अभियान के तहत तमाम ऐसे वोटर्स हैं जिनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। जी विवेक, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि गांव चलो अभियान शुरू किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, क्या कुछ लगता है कि अभी और रणनीति बनाई जाएगी, इस तरह के अभी कुछ और अभियान चलाए जाएंगे? देखिए, अगर बात करें तो रणनीति और अभियान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हर राजनीतिक दल जो होता है वो रोज चुनाव के समय में हर दूसरे दिन कुछ ऐसा करने की सोचता है जिससे उसकी पार्टी को फायदा हो और कार्यकर्ताओं की मदद से उसके वोटर उसकी तरफ आकर्षित हो सके। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बसपा के कोर वोटर बसपा से छटक के अन्य पार्टियों को वोट देते आए हैं। गांव चलो अभियान इसीलिए शुरू किया गया है कि पार्टी की विचारधारा से बसपा के कोर वोटर्स को फिर से जोड़ा जाए और बसपा में उनको शामिल किया जाए ताकि जो कोर वोटर बसपा के 20 से 22% तक है वो बसपा को आगामी लोकसभा चुनाव में मदद कर सके। और बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे प्रदेश है जहां बसपा की हालत पिछले काफी समय से खराब चल रही है और बसपा अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की तैयारी उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अन्य राज्यों में कर रही है। अगर बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है जिसमें 4 राज्यों में अगर बात करें तो बसपा चुनाव लड़ने वाली है, वहां के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। जी विवेक, जिस तरीके से आपने बताया कि बसपा अब जमीनी स्तर अपना ढूंढ रही है और देखिए तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे से गठबंधन कर रही हैं, लेकिन इसी बीच अब जो है बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो कितनी मजबूती मिलेगी इससे? देखिए, अगर बात की जाए तो ये बसपा का एक ट्रम्प कार्ड है। अगर बात करें तो बसपा कभी डायरेक्ट किसी के साथ गठबंधन में चुनाव के पहले अगर देशव्यापी चुनाव की बात करें, आम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें किसी के साथ जाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। 2019 का लोकसभा जब चुनाव था तो सपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था, लेकिन अगर बात करें तो इस बार मायावती न तो राइट की तरफ जाने का विचार कर रही है और न ही लेफ्ट की तरफ जाने का विचार कर रही है। इस देश में 2 विचारधाराएं राइट और लेफ्ट की बनी हुई है, लेकिन अभी भी मायावती अकेला चलो की राह पे है। हो सकता है कि चुनाव के बाद बसपा अपने स्थिति को भांपते हुए या तो राइट की तरफ या तो लेफ्ट की तरफ अपना झुकाव रखे और जिस किसी भी सरकार बने उसमें सहयोग कर सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो लोकसभा की तैयारियों में जुट चुकी है बीएसपी। बताया जा रहा है कि संगठन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। मायावती के निर्देश पर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, तमाम तरह के निर्देश दिए हैं उन्होंने अपनी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग के मामले में वाराणसी की अदालत ने फैसला सुनाया, जहां अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी की अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की अनुमति दिए जाने पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो आदेश पढ़ने के बाद हाईकोर्ट का रुख करेगा। वहीं हिंदू संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ज्ञानवापी मस्जिद का बता दें कि एएसआई सर्वे परीक्षण किया जाएगा। वजू स्थल छोड़कर बाकी कैंपस की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे करवाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद का ये पूरा मामला है, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का अब एएसआई सर्वे होगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, जहां पर हिंदू पक्ष में फैसला आया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। हम लोग मुस्लिम पक्षकार हैं, मौलाना ने कहा। वहां मस्जिद बहुत पुराने जमाने से है।
हम लोग चाहते हैं इसका सर्वे ना कराया जाए। मौलाना ने कहा है कि देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष में फैसला आया है कि एएसआई सर्वे कराया जाएगा, वहीं पर मौलाना ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इसका सर्वे ना कराया जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान सामने आया है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने आज उसकी साइंटिफिक सर्वे की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को परमिशन दी है। हम लोग बेसिकली मुस्लिम साइड इसके अगेंस्ट था कि उसका सर्वे ना कराया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो मस्जिद आज से नहीं सैकड़ों सालों से है, और कोई भी मस्जिद किसी की भी दूसरी ज़मीन पर या किसी की भी इबादतगाह गिरा करके नहीं बनाई जाती है, और ऐसा बनाना जायज़ भी नहीं है। बहरहाल चूँकि कोर्ट ने ये कहा है, इस जजमेंट में एक ये अच्छी बात कही है कि जो वज़ू खाना है जिसका पहले से साइंटिफिक सर्वे हो चुका है वो नहीं होगा, और नमाज पढ़ने में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। हालांकि कार्बन डेटिंग के सिलसिले में ऑलरेडी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, और बहरहाल इस एएसआई के सर्वे के सिलसिले में हम लोगों के पास पूरा ये ऑप्शन है कि हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के फैसला आया है, अब बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे कराया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल ज्ञानवापी मामले में कहीं ना कहीं बनारस की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि वजू खाने की जगह को छोड़कर और मंदिर के और साथ ही साथ ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के पूरे इलाके का कहीं ना कहीं सर्वे कराया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इसका सर्वे करेगी, जिसमें बिना तोड़ फोड़ के ये सर्वे का कार्य किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की जो एक दलील थी एएसआई सर्वे न कराने की, उसको साफ तौर से कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर की जो याचिका थी, साथ ही साथ जो 4 वादिनी जिनको जो पूजा का अधिकार मांग रही हैं, उनका कहीं ना कहीं दलील था कि एएसआई सर्वे करा के और इससे पर कहीं ना कहीं आगे की सुनवाई कोर्ट तय करे। आपको बताया कि कल कोर्ट के में जहां एक तरफ तमाम लोगों के द्वारा एक अपील की जा रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिषद के जो तमाम पुराने लोग हैं उनसे भी जायजा लिया जाए, तो इस बात को कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर के जब बना, और साथ ही साथ जब कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि जब गौरी श्रृंगार मंदिर का कहीं ना कहीं तोड़ के और वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया पुराने शासकों के द्वारा, उस वक्त के लोग जीवित नहीं है। अगर आपको कि इसका तर्क देना है तो आप किताबों को उठाकर, जो प्राचीन समय में किताबें लिखी गई हैं उस वक्त, उसको उठाकर कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर कोर्ट में ले आए। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कहीं ना कहीं 4 अगस्त तक रखी गई है, जिसमें एएसआई के डायरेक्टर को तलब किया है कोर्ट ने। इसमें साफ तौर से माननीय डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाराणसी की तरफ से साफ तौर से इस बात का निर्देशित किया जाएगा कि आप बिना तोड़ फोड़ के सर्वे करवाएं, एएसआई का सर्वे करवाएं, और जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द कोर्ट में सौंपे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें अगर बात की जाए तो एएसआई के डायरेक्टर को इस बात का भी कहीं ना कहीं निर्देशित किया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि आप कैसे इस सर्वे को अंजाम देंगे बिना तोड़ फोड़ के, इसकी भी पूरे प्रारूप को जानने का प्रयास कहीं ना कहीं वाराणसी का डीजे कोर्ट करेगा। जी देखिए विभांशु, जिस तरीके से आपने भी बताया कि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, वहीं पर मौलाना खालिद रशीद का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद पुराने जमाने से है, इसका एएसआई सर्वे ना कराया जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना फिरंगी महली कहीं ना कहीं अपने एक बयान जारी करते हुए उन्होंने जो एएसआई के परमिशन मिली है उसका विरोध जताते हुए उन्होंने कहा कि इबादत खाने को गिराकर और नए दूसरे धर्म की इबादत खाना बनाना कहीं ना कहीं अनैतिक है, गलत है। और उन्होंने एएसआई सर्वे का साफ तौर से विरोध किया और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद एक प्राचीन समय से है, पुरानी मस्जिद है, वहां अगर बात की जाए तो एएसआई का साफ तौर से इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं विरोध करता। अब देखने वाली बात ये होगी कि मौलाना फिरंगी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको लेकर अब हिंदू पक्ष की तरफ से क्या बयान आता है। जी
विभांशु, देखिए जिस तरीके से एएसआई सर्वे का बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को रिपोर्ट देनी है कि कौन कौन इसमें लोग शामिल रहेंगे, तो क्या हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लोगों को रखा जाएगा क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बिल्कुल रखा जाएगा। दोनों पक्ष के वकील रहेंगे और दोनों पक्ष के जो पैरोकार रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ एएसआई के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। इस मामले को लेकर अब माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है एएसआई सर्वे की परमिशन को लेकर। साथ ही आपको बता दें कि इसमें दोनों पक्षों को रखकर और एएसआई डायरेक्टर को कहीं ना कहीं डीजे कोर्ट बनारसी के माननीय जज कहीं ना कहीं निर्देश देंगे और एएसआई के सर्वे कैसे करेगा इसकी पूरे प्रारूप को जानेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस वजूखाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कहा गया था कि फुहारा है या ये एक शिवलिंग है, उस जगह को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। अगर बात की जाए तो ज्ञानव्यापी परिसर में जब से ये मामला हुआ है तब से वहां 7 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। साथ ही मस्जिद परिसर के सारे दरवाजे को बंद किया गया है और बात करें तो वजूखाने की जगह को सील किया गया है। अभी अगर बात करें तो जब मस्जिद में नमाज होती है तो वजूखाने की जगह को कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से अलग रखा गया है। साथ ही एएसआई के जो सर्वे की परमिशन मिली है उसमें वजूखाने की जगह को हटाकर दीवार जो पुराने हैं उनको कहीं ना कहीं बिना तोड़े, बिना किसी खंडित किए हुए एएसआई को रिपोर्ट सौंपनी है। इसको लेकर 4 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, जिसमें एएसआई के डायरेक्टर पूरे प्रारूप को समझाएंगे, किस फॉर्मूले के तहत वो सर्वे करवाएंगे। उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बनारसी के जज को कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अगर बात की जाए तो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के पूरी कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। साथ ही साथ वहां के पुराने दीवारों के जो नक्काशी है किस आधार पे बनाए गए हैं उसकी भी वीडियोग्राफी की गई थी। साथ ही साथ वजूखाने की भी फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया था और इन तमाम आधारों पर आगामी दिनों में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। साथ ही अगर बात किया जाए तो 4 वादनी साफ तौर से कोर्ट से इस बात की अपील कर रही हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर में मां गौरी श्रृंगार मंदिर में जो 1 दिन का हमें साल में पूजा करने का अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार पर कहीं ना कहीं हम हर दिन पूजा करना चाहते हैं, जिसके बाद ये मामला तूल पे आया। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष में फैसला आया है। बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे कराया जाएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में एमएयू के एक छात्र को झारखंड से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कहा कि एमएयू में पढ़ाई के दौरान छात्र फैजान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। इस मामले में एमएयू प्रशासन का कहना है कि छात्र ने एमएयू में एडमिशन लिया था। एमएयू प्रशासन ने छात्र का पूरा डाटा खंगालने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को सौंपी है। छात्र को ऐसे नॉर्थ हॉल में कमरा अलॉट किया गया था। एनआईए के खुलासे के बाद अलीगढ़ में यूपी पुलिस भी एमएयू के कैंपस में जांच पड़ताल कर रही है। 97 एटीएस ने 4 आतंकी मारे यहाँ से पढ़े हुए। 98 में कश्मीरी आतंकवादी यहाँ पर पकड़े गए। अफजल गुरु को यहाँ के छात्रों ने शहीद का दर्जा दिया। 1970 25 दिसंबर को सिमी की स्थापना यहाँ पर की गई, जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त सदैव से लगातार चला आ रहा। दंगों में, फसादों में इनका नाम सामने आ रहा है। हबीब हॉल जो है वहाँ हॉस्टल, वहाँ मन्नान वानी जो पीएचडी करने गया था वो पकड़ा जाता है। सीएए एनआरसी के जो दंगे होते हैं उसकी शुरुआत इसी विश्वविद्यालय से होती है। एएमयू के छात्र सर्जिल आदि पर मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद ब्लास्ट का जो आतंकी था अबू बसर का करेक्शन यहाँ पर सामने आया। 1992 में यहाँ पर AK-56 राइफल पकड़ी गई जावेद यूसुफ जैसे लोगों के हाथ से। तो इसको लेकर के हिंदू महासभा का कहना है कि अब प्रदेश की सरकार को, गवर्नर महोदया जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इस पर विचार करना चाहिए। ये विश्वविद्यालय है या आतंक की नर्सरी है? यहाँ पे छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है जिससे देश में आतंकी गतिविधियाँ
हो रही हैं। तो आखिर इस विश्वविद्यालय को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? अखिल भारत हिंदू महासभा निवेदन करती है इस पर बैन लगाया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ चुके हैं। सागर, एनआईए ने एक एएमयू छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। फिल्म का नाम था, उसमें जो अक्षय कुमार है वो स्लीपर सेल को मार के ढूंढ के मारते हैं। उसके बाद वो तो चलिए, वो तो फिल्म की बात थी। कहीं ना कहीं देखिए ऐसी बात होती है कि अगर फिल्म की बात है और दूसरी बात है यहाँ सच्चाई की बात है, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसी बात आती है, क्योंकि इस बीच तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जहां पर स्लीपर सेल भी एक्टिव हैं और तमाम जो है कि हाल ही में ऐसा मामला भी सामने आया है हमारे बीच की जो एक सिपाही है, माफ कीजिएगा, एक सचिन है, उसके बाद सीमा है, वहां पर बांग्लादेश से आ जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी बात, इस तरह से नाकामियां कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसी जो है हमारी बहुत बेहतर तरह से एक्टिव होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात होती है तो बहुत बड़ा ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये एक फेलियर माना जा रहा है। क्योंकि देखिए ये बात की जाए, देखिए एनआईए की बात की जाए, क्योंकि एनआईए ने जो है, एनआईए कई दिनों से इन चीजों पे लगा हुआ था। एनआईए को कई दिनों से इनपुट भी मिल रहा था। 3 दिनों तक एनआईए ने अलीगढ़ की रेकी की। उसके बाद जो है झारखंड का रुख किया। झारखंड में जो युवक पकड़ा जाता है वो उसके माँ बाप जो है उसको पढ़ लिख के भेजने के लिए भेजते हैं अलीगढ़, लेकिन उसके बाद वहाँ क्या होता है, वो आतंकी संगठनों से जुड़ जाता है, आईएसआईएस से जुड़ जाता है। उसके कई ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं और उसने कई अपने दोस्तों को भी इस पूरे मामले में सम्मिलित किया था कि वो लोगों से जुड़े हैं, कि हाँ आईएसआईएस से जुड़े हैं। तो कहीं ना देखिए बहुत बड़ा फेलियर साबित भी होता है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि एनआईए को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके बाद जब पकड़ा गया जो व्यक्ति है, जो अपराधी है, माफ कीजिएगा, जो आरोपी है, उसके बाद जो पूछताछ की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ हासिल होता है एनआईए को, वो देखने वाली बात होगी। जी देखिए सागर, वहीं पर हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से एक वीडियो जारी करके कहा गया है कि एएमयू कॉलेज प्रशासन को बैन कर दिया जाए। लगातार उस कॉलेज से इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिशिर चतुर्वेदी, उन्होंने भी साफ बयान किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से ये हमेशा से लिप्त रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह से पूरी तरह से सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और न्यायालय को भी एक्शन लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है, और मुझे लगता है कि शायद इस पूरी मामले को लेकर एनआईए से लेकर सीबीआई से लेकर सीबीसीआईडी से लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर हर सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि एनआईए ने एएमयू छात्र को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है, जिसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए शहर खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।